हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं। ऑनलाइन ये जो क्लासेस चल रही है उत्कर्ष के माध्यम से, इसमें एक बार फिर मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अजय जी नमस्ते, बलराम जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, गोविंद जी वेरी गुड इवनिंग, सुरेश जी गुड इवनिंग, संजीत जी गुड इवनिंग। मित्रों, संविधान पर हमारी चर्चा जारी है। संविधान पर हम लोग मौलिक अधिकार विषय पर बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो लास्ट हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों, भारतीय संविधान का एक खूबसूरत पक्ष है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और छठा मौलिक अधिकार ये कहता है कि जो पहले के जो 5 मौलिक अधिकार है उनको यदि किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए, पहले के जो 5 मौलिक अधिकार है उनको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाए, पहले के जो 5 मौलिक अधिकार है उनका किसी भी तरह से वायलेशन किया जाए, किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हमारे उन अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए, इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के जनक या यूं कह दीजिए जननी, आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर अंबेडकर इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है। अनुच्छेद 32 पर चर्चा करने से पहले कमलेश जी, कोई ज्ञान का अकुत भंडार नहीं है। कमलेश जी, जस्ट मैं आप लोगों के साथ अपनी सूचनाओं को साझा कर रहा हूँ। ज्ञान बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल, सारी इन्फॉर्मेशन है। ये किसी प्रकार का कोई नॉलेज की बात नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत क्या बातें लिखी हुई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने कल तक अनुच्छेद 30 के बारे में चर्चा की, अनुच्छेद 31 हम लोग छोड़ कैसे रहे हैं। तो मित्रों, याद कीजिए, हम लोगों ने जब मौलिक अधिकार टॉपिक जब प्रारंभ किया तब भी इस विषय पर चर्चा की थी कि जो मूल भारतीय संविधान है इसमें 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू वेल्थ अब मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था, जिसे हमने मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अब ये आजकल एक विधिक अधिकार है। तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में फर्क क्या है, या आप मुझसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार की अभी क्या पोजीशन है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हमने संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, पहले मूल अधिकार था। इससे उसकी पोजीशन में क्या फर्क पड़ा है, ये शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। मित्रों, देखिए, मूल अधिकार जो हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं 5, उन मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार अब चूंकि मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये एक विधिक अधिकार रहा है, तो इसकी पोजीशन में क्या चेंजेस आए उसकी हम लोग बात करना चाह रहे हैं। विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई मदद नहीं करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही याचिकाएं जारी कर सकता है। विधिक अधिकार का वायोलेशन होने, उसका उल्लंघन होने पर याचिकाएं जारी नहीं की जाती है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो अनुच्छेद 31 वर्तमान समय में संविधान में नहीं है। संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने अनुच्छेद 300A कैपिटल के द्वारा हमने इसको एक विधिक अधिकार बना दिया। अब आज ये एक मूल अधिकार नहीं है। एक तो बात मैं ये कहना चाह रहा था अनुच्छेद 32 को जानने से पहले। फिर देखिए मित्रों, आप लोग 31A, 31B व 31C के बारे में भी सुने होंगे। देखिए, जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की हम लोग उपेक्षा नहीं कर सकते। मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो 33, 34 और 35 की उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। 31A और 31B क्या कहता है, पहला जरा इसको सुनिए। 31A और 31B
हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में, उसके द्वारा हमने 31A और 31B को जोड़ा। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, 9th शेड्यूल जोड़ा था। आप लोगों को आइडिया होगा 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में उन कार्यों का उल्लेख है, उन कानूनों का उल्लेख है जिसको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। 9वीं अनुसूची जिन अनुच्छेदों से जुड़ी हुई है, दैट इज 31A और 31B। 31A और 31B उन कानूनों का उल्लेख करते हैं जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने 1951 में जोड़ा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, मनीषा जी, आर्टिकल 35A के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे जब हम लोग अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर विषय पर जब चर्चा करेंगे, कश्मीर को जो विशेष प्रावधान दे कर रखा है उस पर जब चर्चा करेंगे तो हम लोग अनुच्छेद 35A के बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। और चूंकि ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसलिए इस विषय पर चर्चा करना लाजमी। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लगातार मैसेज जो कर रहे हैं उसके माध्यम से आप लोगों के मन में जो विचार है, जो उत्कंठा है, वो इस बात को लेकर है कि ये क्लासेस कब तक चलेगी। तो आपको बता दें, निर्मल जी और उत्कर्ष ने ये निर्णय लिया है कि भारतीय संविधान के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उन सारे पक्षों की जानकारी, उन सारे पक्षों के बारे में जितनी भी बातें हो सकती है, उन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। तो 35A पर चर्चा जरूर करेंगे। और 35A ही नहीं, वो सारे मुद्दे जो अगर आपको लगता है कि इन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, वो सारे मुद्दे जो वर्तमान समय में चर्चा में है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में चर्चा में, उसके बारे में हम लोग जरूर विचार विमर्श करेंगे। तो मनीषा जी, आप चिंता ना करें, अनुच्छेद 35A के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए 31C, अनुच्छेद 31C क्या है, इसकी भी थोड़ी सी कहानी है। याद करिए, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी 1969 में। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इसे रुस्तम कवासी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अचानक इंदिरा गांधी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका मैं कारण बताता हूं। 1969 में इंदिरा जी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में सरकार के द्वारा ये जो अध्यादेश जारी किया गया, इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट रुस्तम कवासी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में असंवैधानिक घोषित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से इंदिरा जी की इसी सरकार के द्वारा राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स, राजा महाराजाओं को जो सुविधाएं, राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार दे रखे थे, पदवियां दे रखी थी, उसको भी इंदिरा जी की सरकार ने खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था अध्यादेश के द्वारा। माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1970 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के द्वारा राजा महाराजाओं की ये जो प्रीवी पर्स जो समाप्त की गई, उस प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए जो अध्यादेश जारी किया था, उस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हम 31C पर चर्चा करते करते अचानक इंदिरा जी के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण या इंदिरा जी के द्वारा राजा महाराजाओं का जो प्रीवी पर्स समाप्त किया गया, उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। चर्चा वाजिब है, लाजमी है, अपेक्षित है। कारण क्या है, जरा सुनिए। कल की जब अपनी क्लास होगी तो हम लोग नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। राज्य को जो नीति निदेशक तत्व है, आप लोग जानते हैं, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, या यूं कह दीजिए वो वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करना होता है। इंदिरा जी की सरकार ने जब 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जब किया था, या राजा महाराजाओं की जो प्रीवी पर्स को जब समाप्त किया, तो उसका आधार उन्होंने नीति निदेशक तत्वों को बतलाया। नीति निदेशक तत्वों में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति करेंगे, आर्थिक न्याय की प्राप्ति करेंगे, सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाएगी जिससे कि पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। आप सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते करते इंदिरा जी और इंदिरा जी से चर्चा करते करते डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व पर हम लोग कैसे आ गए। उसका कारण है, कारण क्या है, 31C जब 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जब
राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स के संदर्भ में जो अध्यादेश जारी किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मदर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में रद्द कर दिया। तब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने संविधान में एक और अमेंडमेंट किया, दैट वाज 25वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, दैट इज 31C। और 31C क्या कहता है? 31C ये कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 और संविधान का अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का यदि टकराव राज्य के नीति निदेशक तत्व, और वो भी पर्टिकुलर आर्टिकल 39 के जो नीति निदेशक तत्व है उनसे अगर टकराव हुआ तो 14 और 19 पर राज्य के उन नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्रावधान करने के लिए संविधान में 25वां संशोधन किया और उसके द्वारा 31C नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा गया। देखिए मित्रों, जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं, आप RS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी भाग में बैठकर आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि आप अनुच्छेद 12 और 13 को ढंग से पढ़ें। इसके बाद में 31A, 31B और 31C को देखें। 31A और 31B वे अनुच्छेद है जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती उसका आधार है। और 31C ये कहता है कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती। इस विषय पर हमने आज अपनी चर्चा प्रारंभ की और अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में जो अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर की नजर में भारतीय संविधान की आत्मा है, और यूं कह दीजिए हम सब के लिए ये वो आधार है जिसकी वजह से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सफल पाता है। और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहता है, बहुत ध्यान से जरा देखें। अनुच्छेद 32 में क्या क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 में यह लिखा हुआ है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 32 की जो धारा 1 है वो ये कहती है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं यानी रिट्स, याचिकाएं, इसके लिए लैटिन भाषा का जो शब्द है और इवन अंग्रेजी में भी वही शब्द का प्रयोग किया जाता है, दैट इज रिट्स। 5 याचिकाएं जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में। और वो 5 याचिकाएं कौन कौन सी है, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 32 की धारा 2 में। उसमें लिखा हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उसमें लिखा हुआ है अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध। ये 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 32। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में एक बात और भी लिखी हुई है, जरा देखें। मैंने आपको पहले भी कुछ क्लासेस में ये बताने की कोशिश की कि कोई अनुच्छेद अगर आपसे याद नहीं होता है तो उस अनुच्छेद के टुकड़े कर दीजिए। उस अनुच्छेद में जितनी बातें लिखी हुई है उसको अलग अलग भागों में बांट दीजिए। 32 को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। अनुच्छेद 32 की पहली वाली बात ये कहता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी कर सकता है। ये तो 32 की पहली बात हो गई। फिर उन 5 की 5 जो याचिकाएं हैं उन 5 याचिकाओं का उल्लेख कर रखा है 32(2) में। और 32(3) क्या कहता है? 32(3) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिकाएं जारी करता है। संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये बात भी अनुच्छेद 32(3) में लिखी हुई है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों याचिकाएं जारी कर सकता है। लेकिन अगर बात पर्टिकुलर हम लोग 32 की करते हैं, अगर बात हम लोग पर्टिकुलर अनुच्छेद 32 की करते हैं, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करेगा और उसकी संख्या 5 है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अनुच्छेद 32 का जो सेक्शन 3 है, जो धारा 3 है, वो ये कहती है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के अन्य न्यायालयों को भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार दे सकती है। ऐसा भी अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखिए याचिकाएं किस तरह से जारी की जाती है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आपके मन में ये बातें आ रही होगी। 5 याचिकाएं हैं। पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके लिए जो लैटिन वर्ड है या अंग्रेजी का जो भाषा का जो शब्द है, दैट इज हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे कहा जाता है हैबियस कार्पस।
तो पहली बात तो मित्रों आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। हर याचिका में 3 प्रश्न बनेंगे। पहला, हिंदी में उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, उसके लिए लैटिन शब्द का क्या प्रयोग हुआ, ये पहला क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। दूसरा, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर सहित किसी को उपस्थित करना, ये हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। ये दूसरा प्रश्न बनेगा। और तीसरा, ये याचिका कब जारी की जाती है? तो याद ये रखना है, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर हैबियस कॉर्पस नामक याचिका जारी की जाती है। आप लोग जो पहली बार खासकर जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पहली बार किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, याद रखिएगा आजकल इस तरह के प्रश्न बनने लग गए हैं जिसमें 4 याचिकाएं लिखी हुई आ सकती है, उनके 4 लैटिन वर्ड लिखे हुए आ सकते हैं। आपको उनको मैच करने का कहा जा सकता है। एक तो इस बात को ध्यान रखें, 4 याचिकाएं लिखी हुई आ सकती है और उन चारों याचिकाओं के शाब्दिक अर्थ लिखे हुए आ सकते हैं। आप उनको मैच कीजिए। और बढ़िया वाला प्रश्न, 4 याचिकाएं लिखी हुई आ सकती है और वो याचिकाएं कब कब जारी की जाती है, वो कंडीशन लिखी हुई आ सकती है। आपको उनको क्या करना है? मैच करना है। ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बार बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग कैसे पढ़े पॉलिटी, या पॉलिटी समझ में नहीं आती, अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पॉलिटी को समझना है तो पुराने पेपर्स देखें। जितने पुराने पेपर्स देखेंगे इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। पुराने पेपर्स देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। ये जो मैंने बातें शेयर की, मैच करने के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो इस वजह से आप इनको थोड़ा ध्यान से रखें। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में दूसरी जो याचिका है दैट इज परमादेश। परमादेश, परमादेश के लिए जो शब्द का प्रयोग कर रखा है दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। ये याचिका कब जारी की जाएगी? किसी भी संस्था के जो निर्धारित कार्य हैं, यदि वो संस्था अपने उन निर्धारित कार्यों को नहीं करती है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस संस्था को यह कहा जाएगा कि आप ये कार्य कीजिए, हम आपको क्या देते हैं? आदेश देते हैं। जरा देखें आप, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? परमादेश, परम प्लस आदेश। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करने पर जो आदेश दिया जाता है उसी को हम लोग परमादेश कहते हैं। तीसरी जो याचिका है उसके लिए जो हिंदी का शब्द है दैट इज प्रतिषेध, और अंग्रेजी या जो लैटिन भाषा का जो शब्द है दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना, किसी कार्य को करने से रोकना, रुक जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये याचिका कब जारी की जाएगी? किसी भी संस्था का जो कार्य नहीं है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यदि किसी कार्य को करती है तो उस संस्था को वे कार्य करने से रोका जाएगा। उसके लिए जो याचिका जारी की जाएगी दैट इज प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी आप रुक जाओ, ये काम आपका नहीं है। प्रोहिबिशन की तरह ही एक याचिका है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण, और इसके लिए जो लैटिन शब्द है दैट इज सर्सियोरी। सर्सियोरी, कुछ लोग इसे सर्टियोरी कहते हैं, कुछ लोग इसको सर्सियोरी कहते हैं। इसकी स्पेल ये होती है, इसका शाब्दिक अर्थ भी वही है, रुक जाओ। कोई संस्था जब अपने निर्धारित कार्यों से बाहर जाकर किसी कार्य को करती है और उसकी वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये याचिका जारी करेगा और उसे कहेगा कि आप यहीं पर रुक जाओ। और कोर्ट जब उस मामले को अपने पास मंगा लेता है तो उस याचिका को कहा जाता है उत्प्रेषण। एक्चुअली में ये याचिका सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, उन लोअर कोर्ट्स को कुछ काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, क्योंकि वो काम उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, दैट इज उत्प्रेषण। ये 5वीं याचिका है। 4थी याचिका है। 5वीं याचिका जरा देखिए। 5वीं याचिका बहुत सिंपल सी है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा, और इसके लिए जो लैटिन शब्द का प्रयोग जो हो रखा है दैट इज को वारंटो। को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। देखिए, आप जिस भी सार्वजनिक पद को धारण करते हैं, जिस भी सार्वजनिक पद को आप प्राप्त करते हैं, हर सार्वजनिक पद के लिए कोई न कोई क्वालिफिकेशन है। अगर आप उस क्वालिफिकेशन के परे जाकर, उस क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड जाकर, उस क्वालिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए यदि आप किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं और इसकी वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्ट आपसे पूछेगा
आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं। अधिकार पर्चा याचिका तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है। उसे हटाने के लिए जिस याचिका को जारी किया जाएगा दैट इज अधिकार पर्चा यानी को वारंटो। मित्रों, मैंने बात जब अनुच्छेद 32 के बारे में शुरू की तो मैंने पहले से बता दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों को याचिकाएं जारी करने का अधिकार है, लेकिन बात जब पर्टिकुलर हम लोग अनुच्छेद 32 की करेंगे तो याचिकाएं जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। एक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि याचिकाएं जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादा पावरफुल कौन है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, याचिकाएं जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है और इसके दो रीजन हैं। दो रीजन कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। ये इधर मैंने लिखा सुप्रीम कोर्ट और इधर है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स याचिकाएं जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल। क्यों? इसका पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी करता है जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। संख्या की दृष्टि से हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, पहला कारण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये छठी याचिका कौन सी हो गई जो सुप्रीम कोर्ट तो जारी नहीं करता है, हाई कोर्ट जारी करता है, दैट इज इंजंक्शन। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 226 आर्टिकल 226 ये कहता है कि अगर आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए, आपको अगर हाथों हाथ किसी मुद्दे पर राहत चाहिए, ये जो रिलीफ है इंटरिम, ये इंटरिम रिलीफ आर्टिकल 226 के तहत केवल और केवल हाई कोर्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इंजंक्शन नामक याचिका जारी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट 5 याचिका तो वो जारी करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा याचिका है दैट इज इंजंक्शन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 226 में है, ये हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। ये पहला कारण है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तुलना में याचिकाएं जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। एक दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तब आपकी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का हनन होने पर याचिका जारी करता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब तो याचिका जारी करता ही करता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के साथ साथ अगर लीगल राइट्स, हमारे विधिक अधिकारों का हनन होता है तब भी हाई कोर्ट याचिकाएं जारी कर सकता है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट की तुलना में याचिकाएं जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये तो है हमारा अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले से कह दिया कि भारतीय संविधान के 3 और अनुच्छेद हैं जिसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए और वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है उसको जानने से पहले आपको ये बता दें कि जितने भी मौलिक अधिकार हमने पिछले 3-4 क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किए हैं, वो सारे मौलिक अधिकार हम और आप जैसे जो सामान्य नागरिक है, जो सिविलियंस है, उनको ये प्राप्त है। हमारी जो फोर्सेज है, हमारा जो सैन्य बल है, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग यानी जो पुलिस है, और हमारे जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग, रॉ है, आईबी है। अनुच्छेद 33 ये कहता है सैन्य बल यानी फोर्सेज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग यानी पुलिस तथा इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है। आप और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जितने मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, मौलिक अधिकारों की जिस व्यापकता का हम लाभान्वित होते हैं, उतने मौलिक अधिकार हमारी फोर्सेस, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग और हमारे इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकल 33। वो ये साफ शब्दों में कहता है संसद उनके अधिकारों में कमी कर सकती है। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 33 में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, कितना हमारा संविधान खूबसूरत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो सारी कल्पना कर ली थी। अगर देश में कभी मार्शल लॉ
सेना का कानून कितनी बार लगा अब तक कितनी बार लगा मार्शल लॉ? हमारे देश में आज तक एक बार भी मार्शल लॉ नहीं लगा है। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि देश में कभी सैन्य कानून स्थापित हो जाए, मार्शल लॉ स्थापित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों का यदि किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ है तो अनुच्छेद 34 ये कहता है इस संदर्भ में संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। इस बात का अधिकार संसद को दे रखा है अनुच्छेद 34 के तहत। क्या कहता है 34? एक बार मैं वापस बोलता हूं, यदि हमारे मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार का नुकसान सैन्य शासन में स्थापित हुआ है, मार्शल लॉ में स्थापित हुआ है, मार्शल लॉ में अगर नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है संसद के कानून के द्वारा। इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 34 में। आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 ये कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। मौलिक अधिकारों के, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 35 ये कहता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। और वो बातें कौन कौन सी है जरा देखें। अनुच्छेद 35 में उन सारी बातों का उल्लेख कर रखा है। उनमें से कुछ बातों की चर्चा तो अभी हम लोगों ने अभी आज ही के दिन की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 16(3), हम लोगों ने पढ़ा था समानता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि राज्य निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में कुछ लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। ऐसा हम लोगों ने अनुच्छेद 16(3) में देखा था। लेकिन याद रखिएगा, अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत निवास के आधार पर कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का अगर प्रावधान करना है तो यह प्रावधान केवल और केवल संसद कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 35 कहता है। और इवन अनुच्छेद 16(3) में भी यह बात लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 35 ये कहता है कि अनुच्छेद 16(3) के तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो प्रावधान करने का अधिकार केवल किसको होगा? संसद को होगा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। 32(3) में यह भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा यदि भारत के किसी अन्य न्यायालय को याचिकाएं जारी करने का अधिकार देना है तो इस विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 इस बात का रिपीटेशन करता है और कहता है कि ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको होगा? संसद को होगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 35 में। फिर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि हमारा जो सैन्य बल है, हमारे जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, इनके मौलिक अधिकारों में कमी करने वाले कानून बनाए जा सकते हैं संसद के द्वारा। अनुच्छेद 35 इस बात का रिपीट करता है कि इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि देश में अगर सैन्य शासन स्थापित हो जाए, देश में यदि मार्शल लॉ स्थापित हो जाए तो लोगों के मौलिक अधिकारों को जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। ये बात अनुच्छेद 34 में लिखी हुई है। और अनुच्छेद 35 ये कहता है इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 35 में, और इवन यहां तक लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल को ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। मित्रों, ये सब बातें थी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। हम लोग संविधान के अन्य आयामों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आपने अब तक हमको सुना, आपका बहुत बहुत आभार। अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.